बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी रोज आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को लेकर आता हूं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी करता है। आज आपकी अदालत में जिस दावेदार को मैं लेकर आ रहा हूं वो ब्यावर क्षेत्र से भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जिस शख्स को मैं लेकर आया हूं उसके बारे में पहले वो परिचय दें, उससे पहले मैं परिचय उनका दे देता हूं कि अगर ज़मीन का कोई पौधा तुलसी की शक्ल में बड़ा होता चला जाए और उसका नाम इंदर सिंह बाघावास रख दिया जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज ब्यावर की किसी भी समस्या पर जब कोई भी गहन अध्ययन होता है, विश्लेषण होता है, उसका बखान होता है, उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो इंदर सिंह बाघावास को याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यद्यपि उनकी रग रग में बसी हुई है, चाहे आरएसएस से उनके रिश्ते रहे हों, चाहे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से उनके विचारधारा के रिश्ते रहे हों, वो निश्चित रूप से ब्यावर के लिए एक लोकप्रिय नाम है। उन्होंने पिछले दिनों अपनी मौजूदगी ब्यावर में जिस तरीके से दर्ज कराई, मुझे ताज्जुब होता है कि आज ब्यावर का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है और वो नेता जो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलते हैं वो भी अगर उनके दिल से पूछा जाए तो कहेंगे कि इंदर सिंह बाघावास एक ऐसा नाम है जो अगर चुनाव जीत जाए, अगर उनको टिकट मिल जाए और चुनाव जीत जाए तो निश्चित रूप से ब्यावर की जो दुर्दशा पिछले लंबे अरसे से होती आई है वो ना हो। तो इंदर सिंह जी बाघावास, मैं आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप आए, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने तो इनका परिचय जो मुझे पता था दिया। मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को क्या समझते हैं ब्यावर के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपनी पार्टी के लिए। आप अपना दावा पेश करने से पहले अपना परिचय जनता को दें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था। बाद में मैंने विचार बनाया कि मुझे व्यापार करना चाहिए, इसलिए मैं व्यापार करने के लिए ब्यावर में आया। आज लगभग 32 वर्ष पहले मैं ब्यावर में आया था और यहाँ मैंने अपना माइनिंग और उद्योग का व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे व्यापार करते जब व्यापार मेरा सफल हुआ तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि कुछ सामाजिक कार्य से अपने आप को जोड़ूँ। तो मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, समाज के विभिन्न हिस्सों से, जिसमें शिक्षक वर्ग हो चाहे और कोई वर्ग हो, मैं उन सब से जुड़ा और मुझे उनके साथ जुड़कर काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं सामाजिक संस्थाओं के साथ, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ काम करते करते राजनीति की ओर भी आगे बढ़ा और राजनीति में मेरा मन और हुआ कि मैं राजनीति में भी शुरुआत करूं। तो मैंने राजनीति में उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है, वो ऐसी पार्टी है जो देश का भला कर सकती है, कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और भारत को विश्व में एक ऐसा अटल नाम देने, अमर नाम देने के लिए मुझे लगा कि इस पार्टी से बेहतर कोई पार्टी हो नहीं सकती। तो मैंने भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद मैं भाजपा में विभिन्न पदों पर रहा। धीरे धीरे काम करते करते मैंने उसके बाद पिछले 10 सालों से चुनावी राजनीति में मेरी इच्छा हुई और मैं कोशिश करता हूं कि मैं चाहता हूं मुझे वहां से टिकट मिले ब्यावर से। मैंने इसके लिए 2 बार प्रयास भी किया, 2013 और 18 में मैंने प्रयास किया, लेकिन चूंकि पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, पार्टी ने एक निर्णय किया कि टिकट किसे देना है। मैं आज भी उसी लाइन में हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो प्राथमिकता है ब्यावर के लिए, मैं पिछले 32 साल से ब्यावर में हूँ। मेरा मानना ये है कि ब्यावर को जैसा होना चाहिए था, जैसा एक सुंदर शहर होना चाहिए था, सुनियोजित विकास होना चाहिए था, उसमें काफ़ी कमी है। मैंने एक नारा दिया है ब्यावर में, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ब्यावर। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊं और यदि मुझे मौका मिला तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ब्यावर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे। आज की तारीख में ब्यावर के आसपास इतनी गैंग विकसित हो चुकी है और अजीब अजीब से नाम हैं, बिच्छू गैंग और बिच्छू गैंग, डोरा गैंग और तरीके नाम क्या लूँ, लेकिन बहुत सारी गैंग है जिसमें बिल्कुल नौजवान बच्चे बिना कोई सोचे समझे छोटी सी अपने आर्थिक लाभ के लिए और कुछ रोमांच के लिए अपराध जगत में उतर चुके हैं। यह ब्यावर के लिए एक नासूर बनने वाला है।
मेरा मानना है कि यदि इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ब्यावर इस बात के लिए बहुत भुगतेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ब्यावर अपराध मुक्त हो और ब्यावर भ्रष्टाचार मुक्त हो। मेरा एक सपना और है कि ब्यावर एक सुंदर शहर बने। ब्यावर का नाम, ब्यावर एक ऐसा शहर रहा है जो बहुत साल पहले, जिसकी 18 जो सबसे पहली नगर परिषद ब्यावर में आई, और ब्यावर ने बहुत कुछ दिया देश को। ब्यावर ने बहुत क्रांतिकारी दिए, ब्यावर ने बहुत सारा उद्योग दिया, ब्यावर ने बहुत सारा व्यापार दिया है। आज की तारीख में ब्यावर की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो मेरा एक प्रयास है कि ब्यावर को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त ब्यावर बनाया जाए। ब्यावर किसी समय में, जब कुमार मंगलम और ये ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी, आज़ादी की लड़ाई से पहले भी ब्यावर का जो मगरा क्षेत्र है, ब्यावर का क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र था जो क्रांतिकारियों के लिए बहुत विशाल कार्यक्रम के लिए जाना पहचाना जाता रहा। खासतौर से मगरा क्षेत्र के लिए तो आज भी कहा जाता है कि चाहे कोई सी भी चीन की लड़ाई हो, पाकिस्तान की लड़ाई हो, वहाँ के सैनिक जो मगरा के सैनिक हैं, उन लोगों का हर गाँव के अंदर 4-5 लोग मिल जाएंगे जो शहीद हो गए हैं या फौज में हैं। उनका तो 90% लोग वहीं जाते हैं फौज में। उनके उत्थान के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो आपने कहा कि पूरे मगरा क्षेत्र में सैनिक, हजारों सैनिक इस मगरा क्षेत्र से हुए हैं। आज भी 7 से 8 हज़ार सैनिक मगरा क्षेत्र के वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं। अभी हमने एक 27 अगस्त को एक रैली निकाली थी वीर शहीदों की याद में। इसमें हमने एक झांकी निकाली मगरे के वीर शहीद जी, जिसमें इस भारत के लिए कुर्बान होने वाले 1962 की लड़ाई से लेकर अभी तक 32 ऐसे सैनिक हुए जो सरहद पर कुर्बान हुए। हमने उनका स्मारक के रूप में उनका नाम निकाला, और ऐसे बहुत लोग। मैं चाहता हूं कि चूंकि इस मगरा क्षेत्र में एक ऐसा, यहाँ के लोग बड़े वीर और साहसी हैं। मगरा क्षेत्र अपनी वीरता के लिए जाना चाहता है, अपने इस मजबूती के लिए जाना चाहता है। लोग कहते हैं कि मगरा क्षेत्र, ये मगरे के वीर किसी से दबे नहीं, किसी से डरे नहीं, न अंग्रेजों से न राजे महाराजाओं से। ये अपने आप में बहुत एक, यहाँ के जो रावत राजपूत कम्युनिटी है, ये बहुत वीर कम्युनिटी है। और अगर मुझे मौका मिला तो इनके उत्थान के लिए इस मगरे में मैं कई प्रकार के, मैं चाहता हूँ ऐसे उद्योग स्थापित हों। आपको शायद पता होगा कि टाटगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा रमणीक स्थल है और बहुत ऊंचाई पर स्थापित है। जैसा कुंभलगढ़ है वैसा के वैसा टाटगढ़ भी है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत जाना जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों से वो विकास नहीं हो पाया टाटगढ़ का, उस क्षेत्र का जो हो सकता था। आप कभी पधारें, आप देखें पूरे मगरे क्षेत्र में इतनी सुंदर पहाड़ियां हैं, इतने सुंदर दृश्य हैं, और इतने अच्छा पर्यटक स्थल ये बन सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आ सकते हैं। इसके लिए एक बार कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। तो मेरे मन में एक ख्याल है, मेरे मन में कल्पना है कि यदि अवसर मिलेगा तो मैं इस मगरा क्षेत्र को बहुत सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की मैं प्रयास करूँगा। आपको बताएं इंदर सिंह जी, आपको याद होगा, आप शायद ध्यान है तो कर्नल टाड ने जो इतिहास लिखा था, अपने राजस्थान का इतिहास जो लिखा था, वो आपके मगरा क्षेत्र में टाटगढ़ में ही बैठकर लिखा था। और उसमें जितना बड़ा आज उसी को प्रमाणिक मानते हैं। तो टाटगढ़ के लिए उन्होंने भी वही लिखा जो आपने लिखा कि किसी काल के अंदर मगरा के युवकों ने कभी भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुए, सर नहीं झुकाया, और उनका एक अलग किस्म से उनकी बहादुरी है। और आप ये भी सही कह रहे हैं कि उन युवाओं को अगर बेरोजगारी से जुड़े रहना पड़ा मजबूरी से, तो निश्चित रूप से कई प्रकार के गैंग और कई प्रकार के आपराधिक वारदातें उनमें वो शामिल होंगे। और आपने एक अच्छा वो दिया कि आप उसमें फैक्ट्री के लिए, मगरा क्षेत्र में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप उसमें उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। और वैसे भी ब्यावर औद्योगिक दृष्टि से आप किस तरीके का वो मानते हैं उसे, आप जरा उस पर बताएं। ब्यावर, आपको जानकारी होगी, शुरू से ब्यावर को नया शहर कहा जाता था। ब्यावर बहुत बड़ी एक मंडी हुआ करती थी, आड़त की, अनाज की, कपास की। आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र से लोग बाग अपना सामान बेचने के लिए यहाँ आया करते थे। ब्यावर को मैं कॉटन के लिए, यहाँ पर आपको ध्यान होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। और आज की तारीख में लगभग 1000 इंडस्ट्रीज, 1000 फैक्ट्रियाँ, मिनरल इंडस्ट्री यहाँ पर है। ब्यावर में प्रचुर खनिज ये मिनरल पाए जाते हैं। ब्यावर में बहुत पोटेंशियल है डेवलप होने के लिए। जिस प्रकार से भीलवाड़ा डेवलप हुआ या पाली डेवलप हुआ, उससे भी बहुत अधिक गुंजाइश ब्यावर के लिए है। ब्यावर में मिनरल उद्योग की, ब्यावर में पर्यटन उद्योग की, ब्यावर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत स्कोप है जिस पर हम इस पर काम किया जा सकता है। और ब्यावर को एक बहुत ही अच्छे
इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया नहीं जा सका और किया जा सकता है, इसके बीच में बहुत अंतर है। किया जा सकता होता तो किया जा चुका होता, लेकिन किया नहीं जा सका, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी रही। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा वजह रही कि आप जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर एक तो अपना दावा पेश कर रहा है या चुनाव के लिए, और एक बाकी जो लोग बाग जितने रहे अनपढ़ गवार जाहिल या ये कहें कि उनको अशिक्षित लोग भी आपको नेतृत्व देते रहे आज़ादी के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहता कि वो जो दूसरे लोग हैं वो कहीं से कमज़ोर हैं। मैं अपने बारे में ये जानता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यदि मेहनत की जाए, इसमें कोई शक नहीं कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण और कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर यदि कोई ढंग का राजनीतिक व्यक्ति इस ब्यावर में आता है और इस बारे में कार्य करता है, तो इस बात में बहुत अधिक संभावना है कि ब्यावर को एक बहुत अच्छा सुंदर औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की आपने बात कही, लेकिन आपने दबे शरों में कुछ नहीं कहा। सामने से अगर आप कहते और आप बताते कि नेतृत्व में बहुत कमी रही और किसी ऐसे व्यक्ति को अगर नेतृत्व दिया जाता जिसमें इच्छा शक्ति भी होती, दिशा निर्देश देने के तत्व भी होते और प्रशासनिक अमले पर दबाकर उनको काम करवाया जा सकता होता, तो काम विकास बहुत हो सकता था। नहीं हो पाया। एक बात मैं कहना चाहूँगा इंदर सिंह जी, आप हमेशा जितने भी आप जितने राजनेता के रूप में नहीं जाने जाते, उससे बेहतर तरीके से समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं। जब आप देशभक्ति के गीत और तरानों पर उतरते हैं तो आप तिरंगा यात्रा एक अपने आप में पेश करते हैं, जो निश्चित रूप से अभी पिछले दिनों हुआ और मैं उसके दृश्य मैं भूल नहीं सकता कि ड्रोन से लिया हुआ एक चित्र जिसके अंदर हज़ारों लोग झंडे लेकर चीटे मकोड़ों की तरह से एकदम से बड़ा एक व्यंगम दृश्य प्रस्तुत कर दिया। और वो आपने उसके पीछे आपका क्या सपना था, क्या वो था? जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो शहीद हुए हैं देश पर, जो शहीद हुए हैं, चाहे उस मगरा क्षेत्र के हों, चाहे हमारे जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई या आज़ादी मिलने के बाद जो भी युद्ध हुए हैं उनमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई सरहद पर, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे ब्यावर में देशभक्ति की एक बयार चले, लोगों के मन में उन शहीदों के प्रति सम्मान जगे। इस भाव को लेकर मैंने एक मन में विचार आया और मैंने सद्भावना वाहन रैली के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बहुत सारे वीर, चाहे उस मगरे के वीर हों, आपको बता दूं जानकारी के लिए, सन 1842 में एक राजू सिंह रावत नाम के व्यक्ति हुए, टाटगढ़ के पास एक बरार जगह है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और उनको अंग्रेज़ों ने धोखे से पकड़कर उनको बैलगाड़ी में उनकी हाथ और पैरों में कीले ठोककर ब्यावर लाया गया और उनको सरेआम फांसी दी गई। मैं समझता हूँ इस मगरे के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में हम राजू सिंह रावत का नाम ले सकते हैं। तो मेरे मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। मुझे लगा कि उनको भी, मुझे पूरा मगरा ब्यावर उनको जाने, क्योंकि उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे वीर हुए, इस मगरे के वीर। मैंने जैसा आपको बताया कि 32 ऐसे वीर शहीद हुए जो इस मगरे के निवासी थे और जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी। मैंने कहा उनका भी परिचय इस ब्यावर से कराया जाए। और उसके अलावा जिन्होंने हमको आज़ादी दी, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश पर शहादत दी, उनकी याद में मैंने एक वाहन रैली आयोजित की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उसको शुद्ध रूप से एक ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें मैंने अपने आप को बहुत पीछे रखा। मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि मेरे नाम का एक भी नारा लगे। मैंने ये रैली शुरू करने से पहले सबसे प्रार्थना की कि इसमें एक ही नारा होगा, भारत माता की जय। और आप जानकर आपको आश्चर्य और खुशी भी होगी कि ब्यावर शहर के, ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग, लगभग 9 से 10 हज़ार लोग इस रैली में सम्मिलित हुए और बड़े जोश और उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। हर जाति के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर आयु के। और एक ऐसा खुशी की लहर थी। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ब्यावर शहर का जो इतना बाजार है, उसके अंदर जो व्यापारी वर्ग है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ इतना स्वागत किसी रैली का नहीं हुआ जितना इस बार इस रैली का हुआ। लोगों ने बहुत खुशी और बहुत उत्साह से इस रैली का स्वागत किया। 3 किलोमीटर का कुल रास्ता था रैली का। 3 घंटे इस रैली को समाप्त होने में लगे। सारे प्रशासनिक अधिकारी दूर दूर तक, जयपुर तक, सब लोगों ने इस बात की, इस रैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। और जैसा कि आपने वीडियो देखा,
मैं आपको बता दूं कि जब रैली का प्रथम छोर ब्यावर के अजमेरी गेट के अंदर 5 भारत माता सर्किल, उससे भी आगे सिटी डिस्पेंसरी है, उनके बीच में एक भैरू जी का खेजड़ा नाम का एक मंदिर है। जब पहला छोर भैरू जी खेजड़े पर था, तब तक मिशन ग्राउंड से रैली का अंतिम तब तक लोग मिशन ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये रैली थी और हजारों की तादाद में और बड़े उत्साह के साथ भारत माता के नारे लगाते लोग चल रहे थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने मेरे इस प्रयास को सफल बनाया। मैं उन सभी मित्रों का, सहयोगियों का, उन व्यापारिक संस्थाओं का, उन सामाजिक संस्थाओं का और उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस रैली को रैला बना दिया और अति सफल बना दिया। इंदर सिंह जी, अगर आप चाहते तो इस रैली को अपने नाम और अपने खाते में दर्ज करने के लिए या चुनावी जो आपका अभी एजेंडा है उसे भी बना सकते थे कि इस रैली को आप अपने भारतीय जनता पार्टी की रैली बना देते, या आप अपने नाम को इतना बुना देते थे वहाँ के वो व्यक्ति विशेष के नाम पर वो रैली होती। लेकिन आप तो बिल्कुल पीछे रहे उसके और रैली सबसे आगे रही। इसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण रहा? देखिए, वैसे आप समझ सकते हैं कि रैली का आयोजक संयोजक मैं ही था, तो निश्चित तौर पर यदि रैली सफल हुई तो इसका सारा श्रेय लोग वैसे ही मुझे ही देंगे। मेरा नाम मैंने न चलाकर भी लोगों के दिल और दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुई कि इंदर सिंह बाघावास की जो ज़मीनी पकड़ है, इंदर सिंह बाघावास के जो लोगों के दिलों में विश्वास है, इंदर सिंह बाघावास के प्रति लोगों की जो भावना है वो इतनी प्रबल है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम था, मेरे लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार था। कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने स्वतः ही मेरा नाम उनके लोगों की ज़बान और दिलों पर आ गया। इससे पहले भी आपने एक रक्तदान शिविर किया था और वो भी बड़ा चर्चाओं में रहा था, उस पर मैंने भी ब्लॉग लिखा था और ब्लॉग तो मैंने इस पर भी लिखा आपका। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रभावित हूँ, इसलिए ये मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैं इंदर सिंह जी बाघावास का दीवाना हूँ। और जब ये कुछ भी दीवानगी अपनी लेके आते हैं तो कोई ना कोई नया काम करते हैं। तो रक्तदान शिविर आपने किस तरीके से आयोजित किया और आपके मन में क्या आयोजन के प्रति वो था? इस बारे में मेरे मन में कुछ विशेष नहीं था। माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब के संबंध मुझसे बहुत अच्छे, उनका मुझ पर बड़ा आशीर्वाद है, मुझ पर बड़ा स्नेह करते हैं। उन्होंने मुझे पिछले वर्ष भी जब ये रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे भी कहा गया कि ब्यावर में आपको करना है, तब भी मैंने 350 यूनिट रक्तदान करवाए, जो आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक था। इस बार जब वो विपक्ष के नेता बन गए तो मैं दोबारा उनको जब बधाई देने गया कि आप इस बात की, तब मुझे वहाँ से उनके ऑफिस से बताया गया कि एक बार आपको रक्तदान कराना है। मैंने भी खुशी मुझे अच्छा लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मात्र 7 दिन की तैयारी में 21 अप्रैल को रक्तदान हुआ, 14 अप्रैल को मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास भी नहीं किए। मेरा लोगों से इतना अटूट संबंध है और इतना ऐसा विश्वास लोगों का मेरे प्रति है कि मुझे एक बार ही फ़ोन करना पड़ा और लोग बाग स्वतः चल कर आए। ये बात मैंने राठौड़ साहब जब धन्यवाद देने के लिए ब्यावर पधारे थे, मैंने उनको भी बताया। मैंने कहा मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया और लोगों ने स्वतः चलकर रक्तदान किया और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो न सिर्फ अजमेर ज़िले में बल्कि आसपास के ज़िलों में, चाहे पाली ज़िला हो, उदयपुर ज़िला हो, भीलवाड़ा ज़िला हो, जोधपुर ज़िला हो, आसपास के जितने भी ज़िले हैं उन सब में ये एक सर्वाधिक रक्तदान का रिकॉर्ड था। मुझे खुशी है कि लोगों ने मेरे प्रयास को अपना समर्थन दिया, मुझे प्यार दिया और मुझे एक ऐसा मन में एक भाव दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे कहने पर इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इंदर सिंह जी, एक सवाल जो मैं दावे के लिए, आपका जो दावा जनता तक जा रहा है और हाईकमान तक ये जो दावा पहुंचेगा हमारा, उस दावे में मैं एक बात चीज़ आपसे जुड़वाना चाहूँगा कि जिस सांप्रदायिक, जिसे कहते हैं ना, पार्टी को माना जाता है कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसा माना जाता है, इस मिथक को तोड़ते हुए या इस कंसेप्ट को तोड़ते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा 1% भी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। भाजपा सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। भाजपा का जो मूल एजेंडा है भारत, हर वो भारतवासी जो भारत में रहता है, वो भारतीय जो है, वो भाजपा उन सब की चिंता करती है। भाजपा ने कभी सांप्रदायिकता कभी की ही नहीं। भाजपा के लिए हिंदू और मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी बराबर है। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए सांप्रदायिक कहना कतई गलत होगा भाजपा को। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको बता दूं, मैं ब्यावर शहर में मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। जब ऐसा कोई मौका आया, कई वर्षों तक जब भी पुलिस प्रशासन को ऐसा लगा, अधिकारियों को, कि कुछ तनाव बढ़ रहा है, तो चूंकि मैं
हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। मैं संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर मुझे उनके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, संघ के लिए काम, क्योंकि आप जानते हैं संघ एक ऐसी संस्था है, संघ चरित्र का निर्माण करती है। संघ ऐसी संस्था है जो भारत का निर्माण करती है, संघ राजनीति नहीं करती। मुझे उससे जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके लिए काम करता हूँ। लेकिन जब जब ब्यावर में ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई, चूँकि मुसलमान वर्ग हो चाहे काठार समाज हो, इनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। मैं इसका कारण है, मैं निस्वार्थ भाव से एक इंसानियत के नाते सभी लोगों की यथासंभव मदद करता हूँ। इस बात को लेकर सभी वर्गों के मन में मेरे प्रति सम्मान है। जब जब ऐसा कोई मौका आया, जब जब ऐसा कोई अवसर आया, लगा कि कुछ सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, प्रशासन ने मुझसे आग्रह किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आग्रह किया, और मुझे इस बारे में काम कर मैंने उस तनाव को दूर किया। इस वजह से मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ब्यावर शहर शांतिपूर्ण बना रहे, हम सब मिलजुल कर रहे, और भाजपा का भी यही उद्देश्य है कि हम सब मिलकर काम करें। भाजपा सांप्रदायिक पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा सांप्रदायिकता की पार्टी नहीं है, ये मैं भी जानता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको उकसा कर ये सवाल पूछना चाहा, ताकि मैं जानना चाहता कि आपका दावा जो है वो मजबूत हो रहा, पब्लिक तक आपकी ये बात पहुँचे कि आप इसको सांप्रदायिकता नहीं मानते, और आप में तो सांप्रदायिकता है ही नहीं, कट्टर भाव आप में है ही नहीं। आप ब्यावर के किस रूप को विधायक बनते ही सबसे पहले 5 साल आपको मिलेंगे, और इन 5 सालों में पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता क्या रहेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में आपका क्या वो है कंसेप्ट? यदि पार्टी ने मुझे इस प्रकार का अवसर दिया और मैं एक बार मुझे विधायक बनने का अवसर पार्टी ने दिया, तो मैं ब्यावर को एक सुनियोजित विकसित शहर बनाने का प्रयास करूंगा। मैं ब्यावर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। मैं ब्यावर को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। ब्यावर के मगरे को, ब्यावर का मगरा क्षेत्र, मैं आपको इसमें साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। मगरे के बारे में पहले कहा जाता था कि यहाँ पर शिक्षा नहीं है या कुछ कमजोरियाँ हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि पिछले 30-40 सालों में मगरे ने बहुत विकास किया। मगरे के युवक और युवतियों ने बहुत शिक्षा में अपना नाम रोशन किया। मगरा बहुत संपन्न हुआ। मैं इस संपन्न मगरे को और अधिक संपन्न बनाने के लिए या और अधिक रोजगार लाने के लिए और एक ऐसा अच्छा सुंदर मगरा, सुंदर ब्यावर, सुंदर पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास करूंगा। तो ये हैं इंद्र सिंह जी बाघावास, जो अपने विभिन्न मुद्दों पर ब्यावर के विकास के लिए संकल्पित नजर आए। उन्होंने अपना दावा आपकी अदालत में पेश किया। आपको निश्चित रूप से उनका दावा मजबूत लगा होगा। मेरा ये मानना है कि यदि आप इस दावे को मजबूत मानते हैं तो इंद्र सिंह बाघावास जैसे व्यक्ति को अपना नेता स्वीकार करें और पार्टी इनको टिकट दे दे, ऐसी कामना करें। अगर टिकट मिल जाती है तो ये जीतें और आप इन्हें जिताएं। ये फिर एक बार विधायक बनकर मेरे सामने आएँ और मैं इनका इंटरव्यू करूं, उनको याद दिलाऊं। और ये मेरा दावा है कि अगर ये विधायक बन जाते तो इनकी ज़मानत मैं लेता हूं, इनकी नकेल कसने का काम मैं लेता हूं। अगर ये विधायक बने तो इनकी नकेल मैं ही कसूँगा। धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम पसंद किया हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर किसी अलग नए मजबूत दावेदार के साथ आपकी अदालत में पेश होऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।